इस वीडियो में क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में अभी बताया, दो या दो से अधिक पदार्थ। उदाहरण के साथ समझते हैं। दो या दो से अधिक, यहाँ दो पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नए पदार्थ जल का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि इसमें कहा है नए गुणधर्म। नए गुणधर्म का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले और एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों गुण अलग हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जल पानी है। यानी कि इन दोनों से इसके गुण अलग हैं। इन दोनों के गुण अलग होंगे और इसके गुण अलग होंगे, तभी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ हमारे दैनिक जीवन में ही ऐसी चीज़ें हैं जो रासायनिक अभिक्रिया हैं और हमें उनके बारे में पता है। भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, श्वसन, दही का बनना आदि। इनसे भी और भी ऐसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के ही प्रकार हैं और हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर बता देती हूँ। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक, और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें कहा जाता है उत्पाद। जैसे कि उदाहरण के साथ समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो इन्हें क्या कहा गया? अभिकारक। और ये बना तो इसे क्या कहा गया? उत्पाद। जैसे कि अगर हम चाय बनाएं तो हम पानी डालेंगे, चीनी पत्ती सब डालते हैं, तो वो हमारे सब क्या हो गए? अभिकारक। और जो हमारी बनी एक चीज़ चाय, वो हमारे क्या हो गया? उत्पाद। ये उदाहरण के साथ ही समझा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है जो चीज़ बनेगी वो कहलाएगी उत्पाद, और जिसके द्वारा बनेगी उसे कहा जाएगा अभिकारक। अब हम आते हैं रासायनिक समीकरण पे। रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों। अब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अभिकारक और उत्पादों के पदार्थों के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जो भी अभिकारक और उत्पाद होंगे उन्हें प्रतीक यानी कि उनके सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा तो रासायनिक समीकरण कहलाएगी। और इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? सॉलिड यानी कि ठोस को एस से प्रदर्शित करते हैं। गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं। द्रव को एल से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ठोस को सॉलिड कहा जाता है, गैस को गैस ही कहा जाता है, द्रव को लिक्विड कहा जाता है। जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है, इसलिए इसे एक यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम का जो सूत्र है या प्रतीक है वो आपने 9th में पढ़ा भी होगा, मैंने बताया भी था आप सबको। मैग्नीशियम का सूत्र है Mg, तो हमने Mg लिखा। ऑक्सीजन का O या ऑक्सीजन गैस है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये सूत्र बनाने के तरीके 9th में आप पढ़ चुके हैं, कैसे बनाए जाते हैं, संयोजकताओं से बनते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड है तो इसे S से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन गैस है तो इसे G से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इससे बना है उसे वो सॉलिड है तो उसे S से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन दोनों सेम वर्ड हैं लेकिन अलग अलग मीनिंग है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया ये सभी पांचों अभिक्रियाएं मैं आपको अगली वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब है जुड़ना। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब उदाहरण के साथ समझते हैं।
ए और बी दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद सी बनाते हैं। जैसे कि इन उदाहरण से समझते हैं। कोयले का दहन। अब कोयले का दहन होता है, कोयला क्या कहा जाता है? सी यानी कि कार्बन। दहन का मतलब है कोयले का जलना, और किसी भी चीज़ को जलने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, अभिकारक कितने हो गए? दो, कार्बन और ऑक्सीजन। दो अभिकारक हुए और बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक एक अभिकारक का एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। ऐसे ही है जल का निर्माण, जैसे कि H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, किन्हीं भी दो चीज़ों का टूट जाना। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए। जब कोई भी एक अभिकारक किन्हीं दो उत्पादों में टूटकर बदल जाए तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको बताया भी था, 9th में भी बताया था। कार्बोनेट जहाँ होता है वो गर्म करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। यानी कि किसी एक पदार्थ से दो पदार्थ बन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। फेरस यानी कि लोहा, फेरस कापर सल्फेट के विलयन में से कापर को विस्थापित कर देता है। यानी कि फेरस कॉपर को इस सॉल्यूशन में से निकालकर बाहर बिठा देगा और अपने आप इसकी जगह बैठ जाएगा। ये आपकी होती है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि किसी एक चीज़ का विस्थापन कर देना। उसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि है ये ऐसी ही जैसी विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, बस इसमें द्विविस्थापन का मतलब है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये सोडियम बेरियम क्लोराइड में से क्लोरीन को विस्थापन करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और ये बेरियम सोडियम सल्फेट के विलयन में से सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बना लेगा। यानी कि दो विस्थापन हो रहे हैं, एक इस सोडियम का इसमें से और एक इस क्लोरीन का इसमें से, डबल विस्थापन हुआ। तो नंबर 5, उपचयन और अपचयन। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण भी होता है। मैंने क्लास में भी बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं। पहले ऑक्सीकरण बताती हूँ। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि का होना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन की कमी होना, यानी कि हाइड्रोजन का निकल जाना, ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन इसका एकदम उल्टा होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन की कमी हो जाना। दोनों चीज़ एक दूसरे के उल्टे हैं। ऑक्सीकरण याद रखिएगा, ऑक्सीकरण ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, और इसका बिल्कुल उल्टा अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम पहली बात समझते हैं। कार्बन में अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये अभिक्रिया कैसी होगी? उपचयन। ठीक है, ये अभिक्रिया हमारी हो जाएगी उपचयन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। CuO प्लस H2 इक्वल टू ऊष्मा की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जल बनाता है और कॉपर बनता है। अब यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, CuO, इस CuO में से यहाँ Cu आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी, ऑक्सीजन निकल रही है। तो यहाँ क्या होगा? अपचयन।
और इस H2 में O जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ना। तो यहाँ क्या है, ऑक्सीकरण। जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, जिस इक्वेशन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण के प्रभाव। ऑक्सीकरण के क्या प्रभाव होते हैं, संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु संक्षारित हो जाती है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत। लोहा जब नमी, पानी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाता है। जब चांदी वायु के संपर्क में आती है तो वो काली हो जाती है। तांबा अगर कुछ टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहे तो उस पर एक हरे रंग की परत आ जाती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है, जिससे धातु वो खराब होती चली जाती है। अब आता है विकृत गंधिता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आप देखते भी होंगे घर में कोई भी ऑयली चीज़, कोई भी तेल से बनी हुई चीज़ या कोई भी खाने की सामग्री ज़्यादा दिन तक सही नहीं रहती है, कुछ टाइम के बाद उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिससे वो खराब हो जाती है। उसे कहा जाता है विकृत गंधिता। इससे बचने के लिए, संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर आप पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से आपका जंग लगना कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही विकृत गंधिता को बचाने के लिए, जैसा आपने देखा होगा बाजार में चिप्स आते हैं, तो जो हमारे चिप्स होते हैं वो पैकेट में बंद होते हैं, आलू के होते हैं, तेल से बने हुए होते हैं, बट उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता को कम करती है, उसे सड़ाने में से बचाती है। दूसरा तरीका इसका होता है, अगर हम फ्रिज में रख दें कोई चीज़, घर में हम फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं तो वो भी विकृत गंधिता को कम कर देता है, जिससे कि उसमें सड़न या उसके स्वाद में परिवर्तन या गंध नहीं होती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म हो गया है। इसे आप नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना।